आज के वीडियो में हम नेपोलियन के बारे में आगे की कुछ और बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रिया पर हमला। नेपोलियन मार्च माह के शुरू में लंबार्डी से बाहर आया। इसी माह के अंत में वह वियना से ऑस्ट्रिया जा पहुंचा। राइन की सेना नेपोलियन की सफलताओं से प्रभावित थी। नेपोलियन को लगा कि वह राज्य फ्रांसिस को संधि करने के लिए विवश कर लेगा, किंतु जब उसे पता चला कि ऑस्ट्रिया व हंगरी तेजी के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे वहां रुकना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा लगा। नेपोलियन एक मंझा हुआ कूटनीतिज्ञ था। उसे पता था कि फ्रांस के निदेशक चुनावों से पूर्व युद्ध समाप्त करना चाहेंगे। फ्रांस 5 वर्षों से शांति की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु एक अकेले नेपोलियन के कारण उसकी प्रतीक्षा समाप्त होने में ही नहीं आ रही थी। समूचा यूरोप इस नए सेना नायक से घबरा रहा था। नेपोलियन को लगा कि खुद को एक सम्माननीय शासक बनने के लिए उसे पहले शक्ति की स्थापना करनी होगी। नेपोलियन चाहता था कि समूचा यूरोप तानाशाहों के शासन से मुक्त होकर फ्रांस गणराज्य के अधीन हो जाए और तब वह उस पर लोकप्रिय शासन करे। सभी देशों के नवनियुक्त शासक नेपोलियन के वफादार हो तथा संपूर्ण यूरोप में शांति की स्थापना करे। अपने इस सपने को साकार करने के लिए नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को अपने विश्वास में लेने की कोशिश की। वह चाहता था कि बिना किसी खून खराबे के ऑस्ट्रिया उससे संधि कर ले। इसी उपलक्ष्य में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस के छोटे भाई आर्कड्यूक चार्ल्स को एक पत्र लिखा। सेना अध्यक्ष श्रीमान, हमारे यशस्वी योद्धा युद्ध अवश्य कर रहे हैं, किंतु वे शांति चाहते हैं। हमें युद्ध करते हुए 6 वर्ष बीत गए हैं। इस युद्ध में दोनों पक्षों के असंख्य लोग हताहत हुए हैं। क्या हमारे द्वारा मानवता को बहुत बड़ा आघात नहीं पहुंचा है? और क्या प्रत्येक स्थान पर युद्ध के विरुद्ध मानवता के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई है? तथा क्या लगभग सभी स्थानों पर फ्रांस के शत्रुओं ने अपने हथियार नहीं डाल दिए हैं? हम नहीं चाहते कि मासूम बेगुनाहों की जाने जाए, इसलिए हम शांति चाहते हैं। केवल तुम्हारा राष्ट्र ही शेष बचा है। हमारे इस नए अभियान के संकेत स्पष्ट हैं। यदि युद्ध हुआ तो दोनों पक्षों के सैनिक मारे जाएंगे और इस युद्ध का अंत शांति वार्ता एवं संधि से ही होगा, क्योंकि एक न एक दिन सर्वाधिक शक्तिशाली विनाशकारी का भी अंत आता है। आज तुम जिस सिंहासन के इतने निकट हो, वह सत्ता की तुच्छ भूख मिटाने से अधिक कुछ भी नहीं है। क्या तुम स्वयं के लिए, मानवता के लिए हितैषी का पद जीतने हेतु जर्मनी के सच्चे प्रतिरक्षक नहीं बन सकते? मैं समझता ही हूँ कि तुम अपने देश को शायद हथियार के बल पर बचा लोगे, लेकिन फिर भी जर्मनी नष्ट हो जाएगा। मेरी नज़र में युद्ध करने से बेहतर है कि तुम आज ही संधि कर लो, ताकि युद्ध न हो और सैनिकों का रक्त न बहे। यदि मेरे ये शब्द एक व्यक्ति का जीवन भी बचा सके, तो युद्ध के मैदान में विजय की प्राप्ति को भी प्रसिद्ध राज सिंहासन पाने की अपेक्षा मैं स्वयं पर अधिक गर्व करूंगा। इस पत्र का आर्कड्यूक चार्ल्स पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु वह असमंजसतापूर्ण स्थिति में फंसकर सोचने लगा, क्या यह मसीहा एक एवं अत्यधिक संस्कार संपन्न व सभी युद्धों में हमारे शत्रु रहे तथा कर्तव्य भावना से सेना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत एवं वियना स्थित युद्ध करने वाले दल के विरुद्ध खड़े राजा को प्रभावित करने में समर्थ होगा? जो भी होगा देखा जाएगा। क्या बोनापार्ट की बात अस्वीकार कर देनी चाहिए? अपनी इसी उलझन में वह नेपोलियन के पत्र का जल्दी से जवाब न दे सका। उसने अपना दूत नेपोलियन के पास भेजा तो जरूर, लेकिन संधि के मामले में स्थिति अस्पष्ट नहीं थी। उसने नेपोलियन को दूत के द्वारा रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया, ताकि इस दौरान वियना युद्ध की तैयारी कर सके। नेपोलियन ने आर्कड्यूक का निमंत्रण मंजूर कर लिया। भोजन के उपरांत
शत्रु पक्ष ने उसके सामने 5 दिन के लिए संघर्ष रोकने का प्रस्ताव रखा, जिसे नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया। इधर ऑस्ट्रिया ने किसानों को नेपोलियन के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। जब नेपोलियन को इस बात का पता चला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने ऑस्ट्रिया के राजा को कठोर शब्दों में एक पत्र लिखा। किसानों को मेरे विरुद्ध भड़काने के बाद आपने धोखे से जो मुझ पर गोलाबारी की है, उसमें मेरे सैकड़ों सिपाही मारे जा चुके हैं। मैं इस समय जर्मनी में हूँ। क्या तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हें विश्व के महानतम राष्ट्र के रूप में सम्मान दे सकूंगा? नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। मैं खून का बदला खून से लूंगा। जब तक तुम अपने नायक को मेरे हवाले नहीं करोगे, तब तक मैं युद्ध करता रहूंगा। नायक को प्राप्त करने के बाद मैं शांति स्थापना के बारे में सोच सकता हूँ, अन्यथा शांति के स्थान पर युद्ध का ही वर्ण करूंगा। किंतु ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन के इस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया, तो नेपोलियन ने भी उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करते समय नेपोलियन ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया था। सेना के एक भाग का नेतृत्व जनरल मोरियो को सौंपा तथा दूसरे भाग का नेतृत्व कमांडर जॉर्डन के सुपुर्द किया तथा सेना के तीसरे नेतृत्व का भार स्वयं नेपोलियन ने संभाला। इस युद्ध में नेपोलियन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यदि वह युद्ध में भाग नहीं लेता तो सेना का जीत पाना संभव ही नहीं था। संसाधनों में कमी होने पर भी नेपोलियन हताश नहीं होता था। खतरों से खेलना उसकी नियति बन चुकी थी। वह हर युद्ध में वह खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता था तथा अपनी ओजपूर्ण वाणी से सैनिकों में इतना उत्साह और जोश भर देता था कि उसके सैनिक मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। उसका उद्देश्य हर कीमत पर विजय प्राप्त करना होता था। हारना तो उसने सीखा ही नहीं था। यदि वह किसी मोर्चे पर हार भी जाता तो पुनः योजना बनाकर उसे जीतने का प्रयत्न करता। नेपोलियन युद्ध के लिए कभी निदेशकों से आज्ञा नहीं लेता था। उसने कभी उनसे सलाह नहीं ली और न ही कभी उनसे उनके निर्देशों को ही माना। निदेशक भी इस बात से भली भांति परिचित थे कि नेपोलियन के युद्ध का तरीका अनुशासनहीन है, किंतु फिर भी वह शांत बैठे रहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नेपोलियन को छेड़ना उचित नहीं होगा। इधर नेपोलियन ने फ्रांसीसी सेना का विश्वास इस हद तक जीत लिया था कि यदि उन्हें नेपोलियन तथा फ्रांसीसी सरकार दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता तो वह हर कीमत पर नेपोलियन का ही चुनाव करती। नेपोलियन के व्यक्तित्व की इस विशेषता तथा कूटनीति के समक्ष निदेशक घुटने टेकने के लिए विवश थे। यही कारण था कि उनके पास चुप रहने के अलावा कोई उपाय नहीं था। नेपोलियन के व्यक्तित्व की यह विशेषता थी कि वह प्रत्येक आक्रमण को अपनी तथा सेना की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता था। युद्ध शुरू होने से पूर्व वह अपने सैनिकों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया करता था, मेरे बहादुर सैनिकों, युद्ध भूमि विश्व के लिए बलिदान मांगती है। हम चाहे जीवित बचे या न बचे, किंतु हमें अपने शौर्य की रक्षा करनी है। कायरों की तरह जीने से तो अच्छा है कि युद्ध भूमि में वीरों की तरह शहीद हो जाए। यदि तुम सब अंतिम सांस तक युद्ध करने का संकल्प लोगे तो निश्चय ही विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने मन में यह बात गहराई तक बैठा लो कि हमें हर हाल में जीतना है। नेपोलियन ने अपनी सेना को मंत्र दिया था कि भले ही स्थिति कितनी ही भीषण हो, किंतु युद्ध के मैदान में उतरने वाले प्रत्येक सैनिक को तूफानी रुख अख्तियार कर लेना चाहिए। सैनिक नेपोलियन के मंत्र का अनुमोदन करते थे, तभी तो उनके हमले में इतनी तीव्रता और प्रहार की गति में इतना बल होता था कि शत्रु पक्ष के सैनिक हड़बड़ा कर रास्ता छोड़ देते थे। नेपोलियन की सेना हमेशा एकजुट होकर रहती थी, मगर शत्रु पक्ष की सेना को विखरने व टूट जाने पर विवश कर देती थी। जब तक नेपोलियन की सेना रुककर आमने सामने का युद्ध करती, तब तक शत्रु सैनिकों की संख्या में भारी कमी आ जाती थी और नेपोलियन युद्ध जीत जाता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।